हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे उसमें सिविक्स का दूसरा यूनिट हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सरकार के बारे में हम लोगों को पढ़ना है इस यूनिट में। तो सरकार ये काफी लंबा चैप्टर है। तो इसमें हम लोग मेनली जो देखेंगे कि सरकार किसे कहते हैं, सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं और सरकार के कौन कौन से स्तर होते हैं। अंग और स्तर ये दोनों में काफी डिफरेंस होता है। तो एग्जाम में इससे आपका 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर में कि सरकार होती क्या है। तो सरकार किसी भी राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है कि उस राज्य का जो संचालन होता है, उस राज्य के अंदर जितने भी कानून बनती है, जो भी उस कानून व्यवस्था, ये सभी को सरकार द्वारा चलाई जाती है। तो सरकार क्या है, एक राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। राज्य सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। एक हो जाता है आपका व्यवस्थापिका, जिसको विधायिका कहते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका वो होती है जो आपके कानून बनाती है, कार्यपालिका जो उसका कानून को पास करती है या क्रियान्वयन करती है, और न्यायपालिका जो उसके न्याय पक्ष को देखती है। तो इस तरह से आप देखिए कि सरकार संप्रभुत्व होनी चाहिए। सरकार कैसी होनी चाहिए? जिसको आंतरिक और बाह्य दोनों स्तर पर स्वतंत्रता प्राप्त हो। सरकार के अगर विभिन्न स्तरों की बात करें तो आपका सरकार के 3 स्तर होते हैं। सरकार जो है, सरकार 3 स्तर पे काम करती है। काम करती है। पहला आपका हो जाता है केंद्रीय स्तर। केंद्रीय स्तर, ये केंद्रीय स्तर का मतलब होता है कि पूरे देश के लिए जो भी कानून व्यवस्था बनाई जाती है, पूरे केंद्र स्तर पर जो सरकार काम करती है, उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रीय स्तर। राज्य स्तर दूसरा आपका हो जाता है राज्य स्तर। दूसरा क्या है? राज्य स्तर। और तीसरा हो जाता है आपका स्थानीय स्तर। ये सबसे निचला स्तर होता है। निचला ना करके इसको बुनियादी स्तर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका ये एक तरह से सीढ़ी बना हुआ है कि कोई भी जो सरकार की नियम कानून व्यवस्थाएं होती है, अब पूरे केंद्र से वो किस तरह से पूरे देश में कानून व्यवस्था कैसे बनाई जा सकती है। तो इसलिए इसका डिवीजन किया गया है 3 स्तरों पे। और नीचे से लेके ऊपर तक हर स्तर पे आपका उसको संचालन करने के लिए सरकार बनाई जाती है। और उस सारे देश निचले स्तर से लेके ऊपर स्तर तक उस कानून को पालन करने के लिए, और हर स्तर में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, उन सभी चीजों को देख के सरकार का गठन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला है आपका केंद्रीय या राष्ट्रीय स्तर। इसको केंद्रीय स्तर को राष्ट्रीय स्तर भी कहते हैं। तो केंद्रीय स्तर का संबंध पूरे देश से होता है। केंद्रीय स्तर का संबंध पूरे देश से होता है। देश के अंदर क्या होता है, फिर बहुत सारे जिला, ये होता है स्टेट होता है, वो राज्य स्तर कहलाता है। और सबसे सेंटर में, सबसे या केंद्र में हो जाता है आपका, सबसे निचला स्तर आपका हो जाता है स्थानीय स्तर। तो सबसे पहला जो है आपका केंद्रीय स्तर, इसका संबंध पूरे देश से होता है। संपूर्ण देश का संचालन केंद्र सरकार के द्वारा होता है। दूसरा होता है आपका राज्य स्तर। अब सरकार केंद्र से, सरकार अब छोटे से छोटे तबकों तक कहाँ कैसे पहुंच सकती है, तो इसलिए इसका डिवीजन किया गया है। अब केंद्र पूरे देश को विभिन्न राज्यों में बांटा गया है। फिर हर राज्य के अंदर उसको विभिन्न पंचायत, जो भी आपका गांव होता है, उसमें बांट के उसका शासन किया जाता है। उस तरह से देश का शासन व्यवस्था चलती है।
राज्य स्तर पर देखें तो राज्य स्तर का संबंध देश के या संघ की विभिन्न इकाइयों से होती है। जैसे आप देख लेंगे कि एक देश के भीतर भारत देश में कितने टोटल ये है आपका राज्य है। तो भारत जो पूरा देश है उसको 28 राज्यों में विभाजित किया गया है। 28 राज्यों में विभाजित किया गया है। इन 28 राज्य में एक सरकार का गठन किया जाता है और वो उस राज्य का के लिए कानून व्यवस्था बनाती है। अब तीसरा जो आपका आता है वो है आपका स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर का संबंध देश के सबसे निचले स्तर से होता है, अर्थात पंचायत और नगर पालिका के स्तर से होती है। इसको या बुनियादी स्तर कह सकते हैं। ये स्टार्टिंग यहाँ से आपका होता है। सरकार के कार्य कैसे होते हैं, सरकार किस तरह से अपने कार्य का संचालन करती है। तो सरकार के सभी स्तरों पर विभिन्न कार्य एवं शक्तियां दी गई हुई है। सरकार का अगर केंद्रीय स्तर पर देखें तो केंद्रीय स्तर पर सरकार किस तरह से काम करती है, तो जो संविधान के द्वारा संघीय सूची बनाई गई है उसमें उनके कार्य और शक्तियां निहित की गई है। हर केंद्रीय स्तर पर क्या देखते हैं हम लोग कि संविधान द्वारा संघ सूची बनाई गई है, संघ सूची। इस संघ सूची में सरकार के कौन कौन से कार्य हैं इसमें कार्य, उसके बाद अब उनके कार्य का उल्लेख किया गया है। सरकार के पास क्या क्या शक्तियां दी गई है, इन सभी का उल्लेख इसमें मिलता है। तो केंद्रीय स्तर की सरकार के जो कार्य हैं, क्या क्या कार्य हैं कि संपूर्ण देश के लिए कानून का निर्माण करना, सबसे पहले कानून बनाना, उसका परिपालन, उसका पालन भी करवाना और संपूर्ण देश के नागरिकों के लोक कल्याण को बढ़ावा देना। हर देश में जितने भी लोग हैं उनके लिए कौन लोक कल्याणकारी जो कार्य होते हैं उनके हित के को बढ़ावा देना। राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा करना, डिफेंस का काम भी सरकार के पास ही होता है, केंद्रीय सरकार के पास होता है कि देश की रक्षा कैसे की जाए। दूसरे देश के साथ संबंध को विकसित करना, एक देश अपने पड़ोसी देशों के साथ किस तरह का संबंध रखते हैं उसका भी कार्य केंद्र सरकार के पास ही होता है। राज्य सरकार के बारे में देखिए तो राज्य स्तर की जो सरकार होती है उनका कार्य की सूची कहाँ दी गई है, राज्य सूची में। राज्य सूची में केंद्रीय सरकार की शक्तियां, कार्य और शक्तियां दी गई है, शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इनका कार्य है अपने क्षेत्र, अब जो जिस क्षेत्र के सरकार होगी, जैसे मान लीजिए राजस्थान स्टेट में जो भी सरकार होंगी उनका क्या काम क्या है कि वे उस क्षेत्र में राजस्थान उस पूरे राज्य में के लिए कानून को बनाना और उसका पालन करना, राज्य के विकास कार्य को करना, राज्य से संबंधित जो भी विकास के कार्य होते हैं उसको करना, कृषि हो गया, स्वास्थ्य या शिक्षा जैसे मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं उनको उपलब्ध कराना, ये सभी उस राज्य के सरकार का कार्य और शक्तियां होती हैं। स्थानीय स्तर की सरकार की कार्य व शक्तियां को देखें तो उनका प्रावधान आपका भाग 9, स्थानीय जो स्तर की जो सरकार होती है, स्थानीय स्तर की सरकार का प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो भाग 9 और 9A में दिया गया है। अनुसूची देखिए, अनुसूची 11 व 12वीं में दिया गया है। 11वीं आपका पंचायत के लिए है, 12वीं आपका नगर पालिका। नेक्स्ट देखते हैं, इसका कार्य स्थानीय स्तर पर नागरिक की जो मूलभूत सुविधाएं होती है उनको प्रदान करना। आपके स्थानीय स्तर पर जो है जैसे शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, स्वास्थ्य, ये सब भी जो जरूरत की चीजें हैं उनको वे सभी सुविधाएं प्रदान करना राष्ट्र के इन सरकारों का मेन कार्य होता है। सरकार के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, आपसे प्रकार भी पूछे जाते हैं, तो सरकार के बहुत सारे प्रकार हैं। आप पूरे दुनिया में देखें तो बहुत सारे
सरकार को चलाने के लिए बहुत सारे तंत्र बनाए गए हैं। तो उसमें जो मेन मेन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे राजतंत्र है, बहुत सारे देश में आपका राजतंत्र चल रहा है। निरंकुश तंत्र है, कुलीन तंत्र है, अधिनायक तंत्र, लोकतंत्र, सैन्य तंत्र और धर्मतंत्र। जिसमें मेनली हम लोग को पढ़ना क्या है, आपका राजतंत्र, लोकतंत्र और सैन्य तंत्र। ये काफी अनिरंकुश तंत्र, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? भारत एक कैसा देश है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक देश है। क्यों? यहाँ जो लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है, लोकतांत्रिक तंत्र, लोकतंत्र जो होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों या जनता का शासन। शासन जब जहाँ पे जनता अपने सरकार अपने बीच से किसी अपने ही प्रतिनिधित्व को चुन के संसद में भेजते हैं, उसको क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। वर्तमान में विश्व में लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो सबसे अधिक प्रचलित है, वो है आपका प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। क्योंकि शासन प्रक्रिया में नागरिक स्वयं भाग तो नहीं ले सकती है, क्योंकि एक राज्य में देखें या एक देश के अंदर देखें तो लोगों की संख्या काफी अधिक होती है। तो सारे लोग मिलके एक देश का शासन नहीं चला सकते, क्योंकि हर का अपना अपना सोच, अपना विचार होगा। तो इस तरह से इतने लोग मिलके कोई नियम ना बना सकते हैं, ना उसको क्रियान्वित कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे राज्य स्तर पर देखें, तो राज्य स्तर पर जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें क्या है कि लोग अपने जो उस राज्य के लोग होते हैं, वे अलग अलग पार्टियों के वे अलग अलग पार्टियों में विभक्त रहते हैं, बटे हुए रहते हैं। अलग अलग पार्टियों में जो भी उनका लोगों अपना वोट देके किसी एक व्यक्ति को चुन के अपना नेता चुन के उस संसद में भेजते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि लोग स्वयं तो भाग न लेके चुने हुए प्रतिनिधित्व के माध्यम से भाग लेते हैं, और प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है। और जो भी प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं वे जनता के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। राजतंत्र कैसी शासन व्यवस्था है? तो राजतंत्र में राजा या रानी के पास किसी भी प्रकार के निर्णय लेने की या सरकार चलाने की शक्ति होती। सरकार चलाने की शक्ति किसके पास होती है? राजा और रानी के पास होती है। दूसरा देखते हैं कि वर्तमान में विश्व के कुछ देश हैं जहाँ पे राजतंत्र को जो स्वरूप प्रचलित है वो कैसा स्वरूप है? संवैधानिक राजतंत्र का स्वरूप प्रचलित है। संवैधानिक राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इसका कौन सा है? आपका ब्रिटेन और जापान। ये ब्रिटेन और जापान में संवैधानिक राजतंत्र इसकी शासन व्यवस्था चल रही है। अब निरंकुश शासन तंत्र के बारे में पढ़े तो निरंकुश राजतंत्र कैसी होती है? ये जो राजतंत्र है उसके विपरीत होती है। इसमें क्या है कि जो राजा रानी होती है उनकी जो इच्छा है वही कानून होता है। इसमें जनता का पर निरंकुश तरीके से शासन किया जाता है, मतलब जबरदस्ती उनपे शासन व्यवस्था लागू की जाती है। अब इसमें राजा रानी जो चाहेंगे वही उनके उस देश के लिए कानून होगा। अगला देखते हैं कुलीन तंत्र किसे कहते हैं। कुलीन तंत्र सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसमें कुछ व्यक्ति मिलकर शासन करते हैं। कुलीन तंत्र मतलब कुछ समृद्ध व्यक्तियों का ग्रुप होता है, जो संपूर्ण शासन का अधिकार कुछ व्यक्तियों के हाथ में सिमट के रहता है। जो भी संपन्न वर्ग के लोग होते हैं, कुछ जो अमीर लोग होते हैं, उनके हाथ में शासन व्यवस्था टिकी रहती है। अब नया है अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र किसे कहते हैं? सरकार ऐसी सरकार होती है जो प्रजा के ऊपर निरंकुश पूर्वक शासन करती है, जैसे फासिलवाद, नाजिरवाद। ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे फासिलवाद, नाजिरवाद के बारे में।
वो कैसी शासन व्यवस्था है, अधिनायक तंत्र व्यवस्था में आती है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका सैन्य तंत्र। सैन्य तंत्र क्या होता है, यह एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था पर सेना का नियंत्रण होता है। इसमें कौन शासन करता है, सेना करता है, सेना का नियंत्रण होता है। सैन्य शासन में प्रजा की नागरिक स्वतंत्रता जो होती है वो क्या होती है, छिन जाती है। संवैधानिक व्यवस्था को निलंबित कर दिया जाता है। जो संवैधानिक व्यवस्था चली आ रही होती है उसको खत्म किया जाता है और नागरिक की स्वतंत्रता छिन जाती है। और अब देश का शासन किसके हाथ में होगा, जो उस देश की सेना होगी उसके हाथ में होगा। इस प्रकार का शासन सामान्यतः राष्ट्रीय संकट के समय में देखने को मिलता है कि सेना द्वारा बलपूर्वक सत्ता हथिया लिया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि वर्तमान में नवंबर 2020 में म्यांमार में सैन्य शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी और मई 2021 में अफ्रीकी देश में माली जो है उसमें भी सैन्य व्यवस्था स्थापित हुई थी। जब किसी भी देश में आपातकालीन स्थिति आती है तो उस टाइम में क्या होता है कि वहाँ की जो सेनाएं होती है वो वहाँ बल द्वारा बलपूर्वक सत्ता को हथिया लिया जाता है और वहाँ की शासन व्यवस्था सेना खुद अपने हाथ में ले लेती है। तो ये सैन्य तंत्र कहलाता है। और बाकी का अब हम देखेंगे, वोट डालने का अधिकार सफ्रेज मूवमेंट किसे कहते हैं, सफ्रेज मूवमेंट। तो इसमें देखते हैं कि किसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार तभी कहा जा सकता है जब वह देश सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रदान करे। क्योंकि हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है, लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। और जनता कैसे चुनती है, वो वोट के अधिकार द्वारा चुनती है, वोट के द्वारा। तो इसलिए देखते हैं कि जो भी 18 वर्ष के व्यक्ति होते हैं, 18 वर्ष के लोग ही क्या होते हैं, वोट डालने का उनको अधिकार मिला रहता है। तो नागरिक के वोट देने के अधिकार द्वारा ही सरकार चुनी जाती है। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व बहुत कम लोग वोट डालने का अधिकार प्राप्त था। स्वतंत्रता से पहले हम लोग देखते हैं कि जो ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं होती थी उसमें बहुत कम ही लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाते थे, सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो गांधी जी ने 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया, इनका पत्रिका का नाम है, उसमें मतदान के अधिकार की मांग की थी। महिला मताधिकार बहुत ही कम था, महिलाओं की संख्या बहुत ही कम थी। तो महिला मताधिकार आंदोलन को अंग्रेजों अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सफ्रेज मूवमेंट। जो महिला का मताधिकार का आंदोलन को, जो महिला अपने मत के अधिकार के लिए जो आंदोलन की, उसको क्या कहते हैं, सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप और अमेरिका में इस आंदोलन को अधिक बल मिला था। किस देश में, यूरोप और अमेरिका में। अगला देखते हैं कि विश्व में सबसे पहले स्थानीय स्तर पर महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश ने दिया, तो न्यूजीलैंड ने 1893 में दिया था। सबसे पहले जो स्थानीय स्तर पर महिलाओं ने जो वोट डाली थी वो किस देश की थी, न्यूजीलैंड में ये अधिकार दिया गया था। लोकतंत्र के मूल्य तत्व के बारे में पढ़ें तो लोकतंत्र के मूल्य तत्व क्या है, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार व न्याय है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन कौन से, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार और न्याय, ये हमारे लोकतंत्र का मूल तत्व है। विश्व में दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जो रंग भेद से सबसे अधिक प्रभावित होती है। ये हम लोग जानते हैं, वहाँ गोरा और काला में काफी भेदभाव किया जाता है। वो देश कौन है, दक्षिण अफ्रीका है। नेल्सन मंडेला जो है एक दक्षिण अफ्रीका का एक प्रमुख नेता है।
ये इन्होंने 1994 में अफ्रीका में रंग भेद को समाप्त करने का प्रयास किया था और दक्षिण अफ्रीका को एक लोकतांत्रिक देश बनाया था। इससे पहले क्या था, जो दक्षिण अफ्रीका था वो लोकतांत्रिक देश नहीं था। यहाँ काफी भेदभाव किया जाता था रंगों को लेके। तो यहाँ के जो नेता थे जिनका नाम है नेल्सन मंडेला, ये काफी प्रमुख नेता माने जाते थे। इन्होंने क्या किया कि 1994 में अफ्रीका में रंग भेद को समाप्त करने का काफी प्रयास किया, बहुत सारे आंदोलन किए। और उसके बाद क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। लोकतंत्र के तहत जनता शासन प्रक्रिया में अपनी भागीदारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। हम जानते हैं कि जो भी जनता होती है वो कैसे सरकार में अपना भागीदारी देती है। तो अपना एक प्रतिनिधित्व चुन के लोग अपने बीच से एक अपना प्रतिनिधित्व चुन के संसद में भेजती है, और उनका उसके द्वारा अपना जो भी उनकी समस्याएं होती, जो भी उनकी जरूरतें होती है, वो प्रतिनिधित्व वहां पर उनके माध्यम से इस सरकार में अपनी भागीदारी देते हैं। प्रेस क्या है? प्रेस मीडिया या जनसंचार के साधनों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। लोकतंत्र का जो तीन स्तंभ कौन कौन सा है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चौथा स्तंभ किसको माना जाता है? तो चौथा आपका प्रेस है। चौथा प्रेस मीडिया को माना जाता है। मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है। तो ये हमारा सिविक्स का सेकेंड यूनिट सेकेंड यूनिट है। ये आपका कंप्लीट होता है। अब थर्ड यूनिट हम लोग स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा, ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे थर्ड यूनिट, स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो लोकतंत्र के बारे में, जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, इन सभी चीजों के बारे में जो दिया गया है, उसके बारे में और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें न्यायपालिका के बारे में भी पढ़ना है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट में ही बताया गया है कि लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं। तो इस तरह से आप जान लें। ये ये सारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।